उन्नति सही कहा। जिस तरीके से अमित शाह ने मतदान की अपील की, यहाँ पर मतदान की अपील करते हुए वो सभी से नजर आए हैं, क्योंकि देखिए 2 फेज की बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिला। उसके बाद लगातार जो दिग्गज है, वो जो आम जनता है, आम मतदाता है, उनसे अपील करते हुए नजर आ रही है। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं। लालचंद, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले राजकुमार, क्या कुछ आप कह रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, वो जरा कहिए। दीपिका, महाराष्ट्र जी। की बात हो रही थी। शरद पवार बड़े नेता हैं। शरद पवार की बेटी चुनाव मैदान में है। उसके अलावा यदि बात कर लें तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ साथ मिलकर चलते थे, लेकिन जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ विघटन का मसला बना और आज वो शिवसेना जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो कार्यकर्ता थे, जिन कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से शिवसेना को सींचा, वो लोग अब आगे आए हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ जनादेश किस तरीके का मिलता है। तमाम अब जिस तरीके से हम अभी गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, अमित शाह ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बड़ी सदी हुई चीज़ों में कहा कि अगर देश को समृद्ध बनाना है, गरीबी उन्मूलन से ऊपर उठना है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में स्थापित करना है, तो सबसे बड़े लोकतंत्र में एक समृद्ध, एक सक्षम, एक सबल सरकार की आवश्यकता है। इसलिए लोग निकलें और अपना मतदान करें। पहले 2 घंटे में जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि गुजरात में 30% तक कई सीटों पे मतदान हो चुका है। गांधीनगर से, जहां से अमित शाह इस समय उम्मीदवार हैं, बहुत लंबे समय तक उस सीट का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है और लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी में लौह पुरुष के तौर पे माना जाता है। चाहे हम अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन की बात कर लें, वो अग्रज रहे हैं। दिल्ली से जिस तरीके से एक रथ लेके निकले, उस समय पार्टी इतनी सबल नहीं थी, इतनी सक्षम नहीं थी, और सोमनाथ से लेके जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की और एक जनादेश देने का प्रयास किया और इस पार्टी को खड़ा किया, उस गांधीनगर की जो सीट है, उसकी विरासत, उसकी जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को अमित शाह संभाल रहे हैं और एक सबल तरीके से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। लोगों को निवेदन किया है कि वो निकलें और इस महापर्व में शामिल हों। स्वाभाविक तौर पर देखिए, पिछले 10 वर्षों की यदि बात कर लें तो 10 वर्षों में कोरोना का दौर भी आया और दीपिका, वो जो दौर था, कोरोना का जो दौर था, उस कोरोना के दौर से उबरना अपने आप में एक बहुत अहम, क्योंकि जो दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता, उस दुश्मन से हम लोग लड़ रहे थे। पूरी दुनिया में दवाएं नहीं थी, जो बीमारी थी उस बीमारी का इलाज नहीं था, उसके लिए भारत ने इन दवाएं बनाई, दवाएं बना के जनता और एक बड़ा पैंडेमिक भी झेला है और उसके बाद भी भारत इतना सक्षम है कि दूसरों की मदद भी कर सकता है। वो तो देखिए, इस वक्त फिलहाल तस्वीरें थोड़ी सी बता देते हैं, जहां विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें हैं कुछ वीआईपी सीट से जुड़ी हुई। लौटते हैं हमारे संवाददाता, हमारे साथ लालचंद जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लालचंद, देखिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है और 10 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है, लेकिन सपा का परिवार 3 सीटों से मैदान में है। मैनपुरी की बात कर लें, बदायूं की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी, जहां से एक सीट क्योंकि कांग्रेस के भी खाते में गई है। तो कैसा ये मुकाबला चल रहा है, क्या मतदान, क्या बड़े मुद्दे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है और सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश में रहती हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे इंडिया गठबंधन कांग्रेस की बात की जाए और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर ये सभी पार्टियां जो है निगाहें बनाई हुई हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के अगर कहा भी जाता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरना होगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जिस
तरीके से 2 चरण का मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत कम रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जो है लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही बीजेपी खुद इस एजेंडे को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपील कर रहे हैं कि घर से मतदाता बड़ी संख्या में निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत सरकार बनाने का काम करें। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से जो है जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, तो जाहिर सी बात है इस सीटों पर कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने धुआंधार यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, जनता के बीच गए, रोड शो किया, जनसभाएं की, रैलियां की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते रहे, लगातार हर दिन देखने को मिलता था कि 3-3 जिलों में वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। और यानी कि हमारे चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री होने के नाते वो लगातार दौरा करते हुए दिखाई दिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें जीती जा सके, इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की या मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए था या राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को साथ में रहकर जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए था, उस तरीके से नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन जरूर बीजेपी में दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक जिले में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर सके। इसको लेकर बूथ स्तर से लेकर जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक है, जितने भी जो है पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको लेकर तैयारी की। हाँ, अगर हम बात करते हैं आज की सीटों पर, तो कहीं ना कहीं चाहे संभल की सीट हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे आगरा की हो, चाहे फतेहपुर सीकरी की बात की जाए, फिरोजाबाद की बात की जाए, मैनपुरी एटा की बात की जाए, बदायूं की बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ आंवला की बात करें, बरेली की बात करें, ये सभी सीटें जो है कहीं ना कहीं चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए की बात की जाए। बिल्कुल लालचंद, सही कहा आपने। बिल्कुल तीसरे चरण को देखते हुए आपने बताया कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही आपने बताया कि जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो फैक्टर कितना काम करता है आगे चुनाव को देखते हुए। साथ ही साथ आगरा से भी हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नरेश, लगातार तस्वीरें आपने दिखाई मतदान स्थल की। 9:30 का कुछ समय हो चुका है, धीरे धीरे दिन भी अब चढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही धूप भी अब निकलती जा रही है। ऐसे में गर्मी कितना परेशान कर रही है, गर्मी के चलते किस तरीके से मतदान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल आगरा की बात की जाए तो 9:30 का समय हो चुका है और अब होगा गर्मी का प्रहार। लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों से निकल करके लगातार मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर सुबह की बात की जाए तो तकरीबन 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 9:30 बज चुके हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों की रफ्तार है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, लगातार अपने अपने घरों से निकल करके पहुंच रहे हैं। और आगरा में कहीं ना कहीं जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार सुबह तेजी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आगरा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अपने समर्थकों के साथ में वोट डाला है और सभी से अपील की है कि महापर्व, इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर के भाग ले। वहीं एक बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को आगरा से बता देते हैं। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के बूथ संख्या 95 कोटी 4 बीघा गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अभी तक वोट नहीं डाला गया। ग्रामीणों का आरोप है गांव में विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी लगातार देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीणों ने अभी तक मतदान नहीं किया है। जो वहां पर मतदान केंद्र पर जो कर्मचारी है वो लगातार ग्रामीणों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो ग्रामीण है वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जिस समय पर चुनाव आते हैं तो नेता गांव में वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गांव में विकास कार्य नहीं कराते हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी के
कोटी 4 बीघा गांव में ग्रामीणों में ये नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने अभी तक कोई भी वोट नहीं डाला है। चुनाव का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है और लगातार जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो सभी पार्टियों के नेता हैं कहीं ना कहीं ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आगरा से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चुनाव के बहिष्कार की भी सूचना लगातार मिल रही है। वही प्रशासन की बात की जाए तो लगातार सुबह से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आगरा के पुलिस कमिश्नर हो चाहे वो डीएम हो, लगातार दोनों ही अधिकारी लोकसभा चुनाव के इस मतदान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बूथों की बात की जाए तो संवेदनशील बूथ हो चाहे अति संवेदनशील बूथ हो, लगातार सीसीटीवी कैमरों से, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन लगातार इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में लगा हुआ है। वहीं लगातार सुबह से आगरा में मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार प्रयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम और आप 2 चरण को देख चुके हैं। 2 चरणों में कहीं ना कहीं जो मतदान का जो परसेंटेज था वो 19 के आंकड़ों में कहीं 19 के मुकाबले कहीं 24 में गिरावट हुई थी। लेकिन इस बार आगरा में ये प्रयास लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो तो कहीं ना कहीं लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नरेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरीके से गांव के लोग जो हैं वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन बहिष्कार कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आप अपने मत का प्रयोग करिए और उसी की सरकार बनाइए, उसी को चुनिए जिसे आप पर आपको भरोसा है कि वो काम करवा सकता है। ठीक है, हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक हाथरस से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए लगातार हम लोग प्रत्याशियों के बारे में तो चर्चा कर ही रहे थे हाथरस से, लेकिन हाथरस में क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, लगातार हाथरस में जो चर्चित कांड हुआ था उसका जिक्र भी नेता बड़े बड़े करते रहते हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप के लिए। लेकिन अब किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, उसका कितना असर मतदाताओं के मन पर है? हुआ था उसको लेके कुछ जो ठाकुर समाज के व्यक्ति थे उनमें आक्रोश था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग पास आती गई उनका आक्रोश खत्म हो चुका है और उस गांव में अच्छी तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था बनी हुई है और वहाँ वोटिंग भी सही चल रही है। जैसे कि हाथरस से एक बहुत बड़ी खबर है, हाथरस विधानसभा में साथनी के गाँव बिलगोरा में भी चुनाव बहिष्कार कर रखा है पूरी तरीके से। तकरीबन 10 बजे तक एक भी वोट, सुबह से 7 बजे से लेकर और अब तक एक वोट भी नहीं डाला गया है। वहीं के ग्रामीणों का आरोप है कि 10 सालों से तकरीबन वहाँ किसी भी ग्रामीण वासियों के लिए पूरी जो गांव की रास्ता जाती है रोड से वो आज तक नहीं बनी, इसलिए वहाँ सभी गांवों के ग्रामीण वासियों ने चुनाव बहिष्कार कर रखा है। और वहीं जिला प्रशासन और प्रत्याशी ग्रामीणों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी ग्रामीण मान जाएं और चुनाव का बहिष्कार छोड़ दें। चलिए प्रतीक, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार यहाँ पर हाथरस से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही लगातार देखिए हम लोग भी आपको बता रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो 11 राज्यों की 93 सीटों की बात हो, हर एक राज्य में अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर चुनाव बहिष्कार की तस्वीरें निकलकर सामने है तो कहीं पर जो मतदाता है वो काफी जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने को लेकर। और लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे और बात करते हैं 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज महामुकाबला हो रहा है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान हुआ है। असम में तीसरे चरण के लिए 10.12% मतदान 9 बजे तक। बिहार में 10.03% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 13.24% मतदान हुआ है 9 बजे तक का यह आंकड़ा। दमन-दीव में 10.13% मतदान हुआ है। गोवा में 11.83% मतदान हुआ है। तो कर्नाटक में 9.45% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 14.07% मतदान हुआ है। तो तीसरे चरण का ये मुकाबला। महाराष्ट्र में 6.64% मतदान 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज जो सामने आई है। यूपी में 11.13% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 14.60% मतदान। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी। असम में आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 9.83%, असम में 10.12% मतदान हुआ है 9 बजे तक। बिहार में 10.03% मतदान हुआ है 9 बजे तक। छत्तीसगढ़ में 13.24% 9 बजे तक मतदान हुआ। दमन-दीव में तीसरे चरण के लिए 9 बजे तक 10.13% मतदान। गोवा में तीसरे चरण के लिए 11.83% मतदान 9 बजे तक। कर्नाटक में 9.45% मतदान 9 बजे तक।
मध्य प्रदेश की बात करें तो 14.07% मतदान, महाराष्ट्र में 6.64% मतदान 9 बजे तक हुआ। तो वहीं यूपी में तीसरे चरण के लिए 11.13% मतदान 9 बजे तक हुआ। पश्चिम बंगाल में 14.60% मतदान। देखिए 11 राज्यों की 93 सीटें काफी अहम। तीसरा चरण आज, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण को देखते हुए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे में परसेंटेज आपको लगातार बता रही हैं कि कितना फीसदी कौन से राज्य में मतदान हो चुका है। बिल्कुल, तो देखिए दीपिका, 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है और 2 चरण हम लोगों ने देखे हैं क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान कई राज्यों से ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदाताओं की संख्या में इजाफा होगा। आगरा की बात करें तो आगरा में 10.62% मतदान हुआ है। आंवला सीट पर 11.42% मतदान हुआ है। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज। बदायूं 10.09% मतदान। बरेली में 4.02% मतदान हुआ है। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। एटा में 10.52% मतदान हुआ है और फतेहपुर सीकरी में 14% मतदान हुआ है। तो फिरोजाबाद में 13.36% मतदान हुआ है और हाथरस में 10.77% मतदान हुआ है। और इसी के साथ मैनपुरी में 12.18% मतदान हुआ है। संभल में 14.71% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर संभल प्रदेश और की- फतेहपुर सीकरी में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान का सामने आया है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर सामने आ गया है कि कितना प्रतिशत तक मतदान अभी तक हुआ है। 9 बजे तक बदायूं की बात करें तो 10.09% मतदान हुआ है। बरेली में 9 बजे तक 4.02%, एटा में 10.52% मतदान। फतेहपुर सीकरी में 9 बजे तक 14% तक मतदान हो चुका है। फिरोजाबाद की बात करें तो 13.36% मतदान हो चुका है। हाथरस में 9 बजे तक 10.77% तक मतदान हो चुका है। मैनपुर की बात करें तो 9 बजे तक 12.18% मतदान। संभल में 9 बजे तक 14.71% तक मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें हैं जिन पर लगातार मतदान जारी है और ऐसे में ये वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं, अलग अलग जगह की वो तस्वीर बयां कर रहे हैं, कैसा मतदान चल रहा है, क्या बड़े मुद्दे प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए मुकाबला लगातार जारी है, वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फतेहपुर सीकरी और संभल में वोटिंग परसेंटेज ठीक नजर आ रहा है अन्य सीटों के मुकाबले, लेकिन जैसे क्योंकि हम लोगों ने 2 फेज में देखा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम रहा है और उसको लेकर कई परसेप्शंस भी सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से जागरूक करने का प्रयास खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं बड़े मंचों से, उसका कोई असर दिख रहा है या आने वाले अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा दिखेगा? देखिए उन्नति, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है जी। और जो 2 जगह का जो समीकरण आए, हाथरस और आगरा की जो बात की कि चुनाव बहिष्कार किया है, 1% भी, मतलब एक व्यक्ति भी पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के खिलाफ एक मैसेज देने का प्रयास किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी उन गांवों में गए हैं और उनको समझाने का प्रयास किया है कि जाइए और जाकर कम से कम मतदान कीजिए, अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिसको आप चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ डेवलपमेंट तभी होगा जब आप किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। खामियां रह जाती हैं क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन औसतन 150 से 200 किलोमीटर के सर्कल एरिया में होता है। हर व्यक्ति तक जो पहुंचना है संभव नहीं होता किसी भी उम्मीदवार के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि विकास की डोर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जितनी भी सांसद निधि होती है वो सांसद निधि प्रत्येक जिले में जो जिला विकास अधिकारी है उसके कार्यालय के थ्रू केवल जो है लगाई जाती है। उस गांव में जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को बना के सांसद को केवल कलेक्टर को भेजना होता है कि इस गांव में फलाने घर के फलाने व्यक्ति के घर से फलाने व्यक्ति के घर तक का जो रास्ता है उसमें खरंजा कर दिया जाए, उसमें टाइल बिछा दी जाए, उसमें नालियां बना दी जाए, उसमें विकास कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की कमी होती है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जिस तरीके का मतदान प्रतिशत आया है सामने, जो जानकार हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि
पिछली बार अगर 2019 की बात कर लें और पिछली जो 16 सीटों पर जो दो चरण के चुनाव में मतदान हुआ है उन्नति, वो 4% मतदान 2019 से अब कम रहा है। उसको केवल जिला प्रशासन ने अपने अपने तरीके से बताया है। कहीं गर्मी वजह आई है, कहीं मौसम वजह है और कहीं नाराजगी वजह है। तो मिला जुला जो 4% मतदान है वो कम हुआ है। लेकिन जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं, फिरोजाबाद की बात करें तो 13% तक मतदान हो गया है। जहां परसेंटेज ज़्यादा है वहां कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जागरूक है और वो आके अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है। हम अपने स्तर से भी एक अपील जरूर करेंगे कि मतदान बढ़े, लेकिन आने वाले समय में स्वाभाविक तौर पर मतदान बढ़ेगा। और लगाया जा रहा है, जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को जरूर मान रहे हैं कि पिछले 2 बार में जो मतदान कम हुआ है, सरकार ने अपने स्तर पर मैसेज दिया है। और ये तमाम जो प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में आज मतदान हो रहा है, उसमें लगता है कि गुजरात जो है वो कहीं ना कहीं पहले पायदान पर आता हुआ दिखेगा। शुरुआती रुझान में भी गृह मंत्री वहाँ है। तो एक जो जागरूकता है, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और हम ये जरूर मान सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अगर तमाम देशों को और भी उठा के देख लें तो कई देश ऐसे हैं कि जहाँ 50% से मतदान कम रहता है। लेकिन हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोग निकल रहे हैं। 50% से मतदान आगे जाए, सरकार की मंशा है, पार्टियों की मंशा है, राजनीतिक दलों की मंशा है। क्योंकि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज नहीं दे पाया। शायद मतदान एक उसकी भी वजह हो सकता है कि मतदान की कमी आए, लेकिन उसके अलावा फिर भी हमें 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि ये मतदान जो हो रहा है इसमें जनादेश किसको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार प्रचंड बहुमत से 5-5 लाख की लीड जो थी उन्नति, वो बहुत अहम लीड थी। ये लीड जरूर कम हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक निकल रही है, जनादेश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर जानकारी मिली है कि मॉनिटरिंग की जा रही है, जिला अध्यक्षों को फ़ोन किए जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों को कहा जा रहा है कि अपने पन्ना प्रमुखों को तैयार कीजिए, वो वोट को निकाल के बूथ तक लेकर आएँ और वोट कास्ट कराएं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, तमाम वहाँ की NGOs वो लगाई गई हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि शाम को 5 बजे क्या परिणाम आते हैं। 2-2 घंटे में रुझान आएंगे। ये पहले 9 बजे तक के रुझान है, 7 से 9 बजे तक जो मतदान हुआ है। लेकिन 10% जो मतदान हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की तरफ जरूर मानना चाहिए कि लोग आ रहे हैं। लेकिन जिन बूथों पर मतदान करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, वो जरूर चिंता का विषय है और इस पे जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजकुमार, सही कहा। क्योंकि देखिए नेटवर्क 10 भी लगातार अपने जो दर्शक हैं उनसे अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने वोट को कास्ट करने के लिए जरूर मतदान स्थल पर पहुंचे। साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लालचंद, क्योंकि देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश की जिन जिन सीटों पर चुनाव आज होनी है, 10 सीटें, वहां से सामने आ गया है। इस वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए 2 फेज भी आपने देखे, तीसरा चरण है आज। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत आ चुका है और सुबह लोगों ने घर से निकलकर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसी तरीके से तीसरे चरण में भी दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में भी यही आंकड़े जो है सुबह 9 बजे तक दिखाई दिए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम होता हुआ जाता है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी हो रही है और भीषण गर्मी की वजह से ही कहीं ना कहीं लोग या तो घर से नहीं निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो सख्ती रही है कि जो प्रचार प्रसार की, वो कहीं ना कहीं कम रही है। क्योंकि पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगाया गया है। जिस तरीके से पहले बैनर पोस्टर खूब लगाए जाते थे, जगह जगह पे प्रचार प्रसार किए जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं की जाती थी, उस तरीके से जो है इस बार नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतदाता में भी कहीं ना कहीं जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ ही पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार किया जाता था मतदान के लिए, वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जरूर ये देखने को मिला कि सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। इसको लेकर जो है आज जो ईवीएम है उसमें जो है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है कैद हो रही है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे, किसके हक में कितनी सीटें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि
उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें उत्तर अब तक 9 बजे तक यानी 2 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उसमें 11.13% मतदान हो चुका है। अगर आगरा की हम बात करें तो आगरा में 10.62% मतदान हुआ है। आंवला की बात करें तो वहां पर 11.42% मतदान हुआ है। बदायूं की बात करें तो बदायूं में 10.9% मतदान हुआ है जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बरेली की बात करें तो 8.91% मतदान हुआ। एटा में की बात करें तो एटा में 10.52% मतदान हुआ। फतेहपुर सिकरी में 14% मतदान हुआ। फिरोजाबाद में 13.36% मतदान हुआ। हाथरस में 11.77% मतदान हुआ है। मैनपुरी में भी अगर हम बात करें तो 12.18% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं मैनपुरी में जिस तरीके से सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया, खुद अखिलेश यादव वहां पर मेगा रोड शो करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उस तरीके से मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है क्योंकि अभी तक 2 घंटों में सुबह का वक्त था। लोग जो है जल्दी घर से निकलते हैं और मतदान करके जो है सोचते हैं कि अपना काम निपटा ले, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखाई दिया। साथ में अगर संभल की बात करें तो संभल में 14.71% मतदान हुआ है। ये अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा है 2 घंटों का वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन जैसे जैसे धूप भी जो है निकल रही है, तेज हो रही है, लेकिन आज ये जरूर कहा जा सकता है मौसम थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है क्योंकि आज हवाएं चल रही हैं। जाहिर सी बात है मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से भी अपील की गई है। पार्टियों ने भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि 2019 की अपेक्षा या उसके पहले चुनाव की अपेक्षा कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतदाता बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और देखिए ये चिंता का विषय है। वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो रही है तो बार बार दिग्गज जो है जागरूक करने का प्रयास मतदाताओं को कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी जुड़ गए फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद की क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि अब तो देखिए धूप भी खिल चुकी है, वहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है या कम हुई है, क्या मतदाता वहां पर कह रहे हैं? सुबह से जो माहौल चल रहा था अभी का माहौल वही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अभी धूप समय जैसे 8 बजे के बाद में धूप का यहाँ थोड़ा सा प्रकोप दिखाई ज्यादा दिया तो आवागमन बिल्कुल, देखिए आवागमन में भी लोगों को परेशानी होती है। ऑडियो दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद लौटते हैं। हमारे साथ और भी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, प्रतीक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले लालचंद, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, मैनपुरी में कैसा मुकाबला समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए जब उपचुनाव हुआ था तो शाक्य को हराया था डिम्पल यादव ने, लेकिन अब इस बार जो मुकाबला हो रहा है कितना दिलचस्प है और समाजवादी के परिवार के साख दांव पर लगी हुई है, तो कैसा मुकाबला, वहां से क्या खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है, बताया जा रहा है कि धमकाया जा रहा है, वोटिंग शांतिपूर्ण हो रही है कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार जो है आरोप लगाती रही है कि वहां पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस के जो अधिकारी है वो डरा धमका रहे हैं, इसके साथ ही जो मतदाता है उनको जो है वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तमाम तरीके की बातें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पहले भी चुनाव में लगाती चली आई है और इस चुनाव में भी जो है लगा रही है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना, लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने भी कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो भी मॉनिटरिंग सेल जो है जो मुख्यालय में बना हुआ है वहां पर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा अधिकारियों से संपर्क में है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग जो लखनऊ के जनपद में स्थित है वहां पर भी बड़ा सा कंट्रोल रूम बना है, वहां पर भी अधिकारी फोन लेकर बैठे हुए हैं, तो टीवी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो ईवीएम की गाड़ियां हैं उस पर भी बाकायदा जीपीएस लगा हुआ है, उस पर भी निगरानी रखी जा रही है कि कौन सी गाड़ी कहां पर टहल रही है, कहां पर किस तरीके की वोटिंग हो रही है, और जिस तरीके से जो शिकायतें आती है उसका भी निस्तारण तुरंत करने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर तस्वीरें खास हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें वहां से भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार दिग्गज जो हैं आज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर, क्योंकि हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज जिन 10 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से एक सीट पर कांग्रेस भी लड़ रही है, फतेहपुर सीकरी की वो सीट है। और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं
और वो भी अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिग्गज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और एक जागरूक नागरिक होने का उदाहरण भी पेश करते हुए दीपिका देखिए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि जो दिग्गज है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। लगातार यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि देखिए ये 11 राज्य और 93 सीटें काफी अहम हो जाती है। तीसरा चरण है ये। अब ऐसे में ये जो तीसरा चरण है, इसमें जो वीआईपी हैं वो चुनावी मैदान में है, वो अपने लगातार किस्मत उनकी जो है यहाँ पर दाव किस्मत पर लगा हुआ है, उनकी साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। और देखिए हमने देखा कि जो तमाम दिग्गज हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं कि बेहद खास तस्वीरें हो जाती हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही लगातार हमने आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखाया कि सुबह 9 बजे तक आखिर वोटिंग परसेंटेज कितना हो चुका है। मतदान करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदाता पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें लगातार, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं और इसके साथ ही और भी कई लोग उनके साथ कांग्रेस के मौजूद हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर उनके साथ में पहुंचे हैं। और ये लगातार देखिए तीसरे चरण का रण लगातार जारी है। क्या कुछ कह रहे थे लालचंद, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। पार्टी के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह की विरासत रही है और विरासत को बचाने के लिए जो उनकी बहू है डिंपल यादव वो मैदान में है। उन्होंने उपचुनाव जीता था, उस भारी जीत हुई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव सिर्फ परवार की सीट पर ही प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, परवार की सीट को ही बचाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के या अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में वो प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे हर एक सीट पर वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जो मोदी की गारंटी है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम, उसको लेकर जनता के बीच गए, उस कामों को गिनाते हुए दिखाई दिया। और विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा रहता था और आज कैसा बदला सा दिखाई दे रहा है। जहां पर उद्योग की बात की जा रही है, जहां व्यापार की बात की जा रही है, जहां कहा जा सकता है युवाओं को नौकरी देने की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, जो दंगा होता था उस दंगे से कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश उभरा है। और यही वजह है कि इन चीजों को लेकर जो है जनता के बीच बीजेपी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैनपुरी की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां मुलायम सिंह की जो विरासत है उसको बचाने के लिए उनकी बहू डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको बाद में टिकट मिला, लेकिन वो लगातार जो है जब से उनको उनकी चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से वो लगातार जो है वहां पर मैनपुरी में रहे और लगातार प्रचार प्रसार किए। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया। चलिए, बिल्कुल लालचंद सही कहा आपने कि लगातार जो है वो दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है और ये जो तीसरा चरण है काफी अहम हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, तमाम जानकारी आपने साझा की और तमाम चर्चा में आप शामिल हुए इसके लिए। और लगातार हम भी आपके पास मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।